अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ प्लस। आइए सबसे पहले आज के अहम मामलात का खुलासा देखते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस दिन ब दिन उलझता जा रहा है। लगता है कोई नया और बड़ा पिंडोरा बॉक्स खुलने वाला है। आसिफ अली जरदारी का बयान हल्फी रिजेक्ट कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, अहलिया शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, बच्चों बिलावल, बख्तावर और आसफा के असासों और अकाउंट्स की तफसीलात तलब कर ली हैं। इमरान खान ने पाकिस्तान से लूटे हुए पैसे वापस लाने का दावा किया था, मगर ये कहने में आसान, करने में इंतहाई मुश्किल लग रहा है। सबसे पहले बरतानिया का रुख करने की ठानी गई है। क्या ये उतना ही आसान काम है जितना कहा जा रहा है? मैं खुलूस नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। खैबर पख्तूनख्वा की 11 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया। चंद अफराद पुराने हैं, बकिया पिछली काबीना से मुख्तलिफ हैं। क्या वजह है इसकी? क्या प्लानिंग है खैबर पख्तूनख्वा में काबीना में इन अफराद की फॉर्मेशन की? पाकिस्तान में आखिरी आरामगाहों का कोई हाल नहीं है। जज्बों से भरे दिल लेकर अपनों से मिलने आने वालों का दिल टूट जाता है। नशइयों के डेरे, गंदगी के ढेर, कब्रों तक गुजर कर जाने का कोई रास्ता नहीं, ना लाइट, ना किसी बूढ़े के बैठने की जगह। न्यूज़ प्लस में अहम मामले की निशानदही करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस दिन ब दिन उलझता जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई नया और कोई बड़ा पिंडोरा बॉक्स खुलने जा रहा है कुछ ही अरसे के बाद। आसिफ अली जरदारी साहब का जो बयान हल्फी था उसे आज रिजेक्ट किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, उनकी अहलिया शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, उनके बच्चों जिनमें बिलावल, बख्तावर और आसिफा भुट्टो, उनके असासों और अकाउंट्स की तफसीलात तलब कर ली हैं। और ये अकाउंट्स की तफसीलात 2007 से यानी गुज़श्ता 10 सालों के अकाउंट्स की तफसीलात तलब की हैं। सुप्रीम कोर्ट में एनआरओ केस की समाअत हुई और अदालत ने गुज़श्ता रोज जमा कराए गए आसिफ अली जरदारी के जो बयान हल्फी थे उस पर अदब एतमाद का इजहार किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान से बाहर उनकी कोई जायदाद नहीं। अदालत ने कहा कि बताया जाए कि 2007 में आसिफ अली जरदारी के कितने असासे थे, बराह रास्त और बिलवास्ता मिल्कियती असासों की तफसीलात भी फराहम की जाएं। आसिफ जरदारी अगर किसी असासे के ट्रस्टी हैं तो उसका भी बताएं। खबरें यह भी हैं कि 32 अफराद के खिलाफ तहकीकात जारी हैं, जबकि मजीद 400 को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। JIT बनाने की सिफारिश भी की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस दिन ब दिन उलझता जा रहा है। लगता है कोई नया पिंडोरा बॉक्स खुलेगा। क्या हो सकता है, क्या होगा, इसके लिए बात करते हैं सीनियर सहाफ़ी इमदाद सुमरो और जाहिद हमें ज्वाइन करेंगे। इमदाद साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं। जो FIA में रिपोर्ट जमा कराई गई है इसमें क्या क्या इंकशाफात हुए हैं और ये इंकशाफात जो हैं ये केस का रुख किस तरफ लेकर जा रहे हैं? मुर्तज़ा साहब, लग ये ऐसे रहा है कि ये जो FIA का केस था जो आज से तकरीबन 8-10 महीने पहले इनिशिएट हुआ था, अब अपने मंतकी अंजाम की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जो प्रोग्रेस रिपोर्ट कल वाली हियरिंग में जो जमा कराई गई थी सुप्रीम में, उसमें तो अनवर मजीद साहब के कुछ असासे जो दुबई में हैं, दुबई के जो इमलाक हैं वो जाहिर हुई, जो कंपनियां हैं वो जाहिर हुई, जो जालसाजी से इन्होंने पैसे इकट्ठे किए थे, जो सिंध के अवाम के जो पेट में उन्होंने लात मारी थी, जो उनका जो मुंह का लुकमा उन्होंने छीना था, वो सारी चोरी आस्ता आस्ता जाहिर हो रही है। सबसे बड़ी बात आप ये देखें कि खोस्की शुगर मिल पे जो छापा मारा गया, कितने मजीद अफराद के बारे में कहा जा रहा है कि वो भी शामिल तफ्तीश हो सकते हैं, क्योंकि 32 के खिलाफ तो तहकीकात चल रही हैं। जी, मेरी FIA के जराये से जो बात हुई है इस वक्त 44 अकाउंट्स की बात हो रही है ना, और जो अमाउंट जो बताया जा रहा है कि वो 85 अरब रुपए के करीब है। हाँ। लेकिन FIA के जराये ने मुझे ये बताया है कि जो FIA के इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनको ये अंदाजा है और उनको ये तवक्को है कि ये अकाउंट्स जो है 200 से भी जायद हो सकते हैं जाली अकाउंट्स, और ये जो अमाउंट है 300 अरब रुपए से भी ज्यादा होगा। ये FIA के तारीख का सबसे बड़ा केस है। इसकी लपेट में मजीद कई शख्सियात भी आएंगी, मजीद कोई जो नेक नाम बने हुए हैं वो भी जाहिर होने की तवक्को है। दिन ब दिन FIA की जो तहकीकात है उसका जो दायरा है वो वसी हो रहा है।
अब कल की ये जो बात है, हमें सिंध गवर्नमेंट की तरफ से ये बताया गया था। और अब जो जाहिद साहब, अब जो इमदाद साहब, जो अभी आसिफ अली जरदारी साहब का बयान हल्फी रिजेक्ट हुआ है और उसके बाद जो 10 साल की असासाजात हैं उसमें उसकी तफसीलात तलब की गई है, क्या उसका इस केस के साथ कोई ताल्लुक बनेगा? यकीनन इस केस का उससे ताल्लुक बनता हुआ हमें नजर आता है। सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि एनआरओ था क्या। ये जनरल मुशर्रफ ने, डिक्टेटर मुशर्रफ ने 5 अक्टूबर 2007 को मुतारफ कराया था, जिसमें पीपल्स पार्टी की जो क़यादत थी उसके जो करप्शन के अरबों रुपए के जो करप्शन के केसेस थे पीपल्स पार्टी की क़यादत के ऊपर, और उसके साथ साथ इनके जो मंजूर नजर जो ब्यूरोक्रेट थे उनके ऊपर अरबों रुपए के करप्शन के केस थे। और जनरल मुशर्रफ ने इनके साथ, बेनजीर साहबा के साथ जो एनआरओ किया था, इनके तो करप्शन के केस खत्म किए थे, लेकिन जनरल मुशर्रफ की, डिक्टेटर मुशर्रफ की दूसरी जो पार्टनर इन क्राइम जो जमायत थी एमक्यूएम, उनके दहशतगर्दों के कत्ल, इक़दाम कत्ल, रहजनी, दहशतगर्दी के सैकड़ों केस खत्म करके दहशतगर्द आजाद किए गए थे, जिन्होंने बाद में हजारों मासूम लोगों का कत्ल किया। ये सारा उनको इंडेमिनिटी दी गई थी कि 1 जनवरी 1986 से लेकर 12 अक्टूबर 1990 तक जितने भी केसेस थे वो शक जुम्बश कलम वो खत्म किए गए थे। आपको याद होगा कि 16 दिसंबर 2009 को सुप्रीम कोर्ट इस एनआरओ को बिल्कुल गैर आईनी और गैर कानूनी करार दे चुकी है। उसके बाद इस एनआरओ का किसी को भी फायदा नहीं होना चाहिए। ये तो फेरोज शाह गिलानी साहब को सलाम पेश करना चाहिए कि इन्होंने इस मामले को दोबारा सुप्रीम कोर्ट में लेकर आए। सुप्रीम कोर्ट का आज का जो फैसला है अभी जरा लवाई साहब, जो बाकी मजीद साहब है, उनके बारे में प्रोफाइल, उनके बारे में जरा कहिएगा कि वहाँ इस केस का स्टेटस क्या बन रहा है, उन्होंने क्या क्या बयानात दिए हैं और उनकी तरफ से क्या क्या कुछ आ रहा है। काफी कुछ उन्होंने एफआईए को बताया है, जो मैं आपको अनवर मजीद साहब का बताऊं। अनवर मजीद साहब 92-93 तक एक हारून ऑयल मिल थी कराची में, उसमें एक मामूली से अफसर थे, जनरल मैनेजर थे कराची के, उनके ब्रांच के। उसके बाद वो दुबई के एक बैंक में, वहां पर भी ये मुलाजिम रहे हैं, कभी भी ये बिजनेस में नहीं रहे हैं। और उन्होंने काफी पॉजिटिव चीजें, काफी यूजफुल चीजें एफआईए को बताई हैं। अनवर मजीद ने बताई हैं, एजी मजीद ने बताई हैं, हुसैन लवाई ने बताई हैं। और अगर ये नहीं भी बताते मुर्तजा साहब, तो जो चीजें एफआईए को मिली हैं, जो मनी ट्रेल इनको मिली है। जरा एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट। जाहिद गशकोरी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जाहिद साहब, अभी रिपोर्ट जो बयान हल्फी था वो रिजेक्ट हुआ, अभी 10 साल की मांग ली गई कि क्या क्या एसेट्स हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या बना हुआ है, और पूरी फैमिली का मांगा गया है। ये डायरेक्शन क्या बन रही है केस की? आप मुझसे ही पूछ रहे हैं? जी, मैं जाहिद आपसे बात कर रहा हूँ जी। मतलब देखें डायरेक्शन जो इन्वेस्टिगेशन का स्कोप है वो अब पाकिस्तान से निकल के बाहर चला गया है, वो यूएई और यूके में। इसके अलावा जो अगर आप ट्रांजैक्शन देखें, वो जो कंपनी है ख्वाजा अब्दुल मजीद इंटरनेशनल कॉर्पोरेट कंपनी है, उसकी ट्रांजैक्शन अगर आप डिटेल देखें, स्टेटमेंट जो हासिल की गई हैं, और दुबई इकोनॉमिक डेवलपमेंट अथॉरिटी ने लाइसेंस भी जारी किया था इस कंपनी को, तो उसके ताने बाने तो बहुत आगे जाते हैं। जिस तरह ट्रांजैक्शन कुछ पेरिस में गनी फैमिली को की गई थी, कुछ हांगकांग की गई हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो दूसरे ममालिक में हैं, एक इंडियन कंपनी है उसको भी की गई है। तो ये बहुत आगे इन्वेस्टिगेशन का जो स्कोप है उसमें चंद नाम भी हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। जिस तरह नेल्सन कीटिया केनिया को भेजे गए हैं 2800 यूरो, बहुत सारी ऐसी कंपनी है। तो एक ऐसा ब्रॉड स्कोप नज़र आता है। इसलिए यही वजह है एफआईए समझती है कि पैनामा लाइक इन्वेस्टिगेशन टीम होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद गशकोरी साहब और इमदाद साहब बहुत भैया। तो ये आने वाले दिनों में एक बड़ा मखमसा सा बन रहा है। आसिफ अली जरदारी साहब भी परेशान है कि वकील भी आज तजब्जुब का शिकार हुए। दोनों केसेस के अंदर जो हालात बन रहे हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ डायरेक्शन बना रहे हैं और लगता है कि ये ताने बाने आपस में जुड़ जाएंगे। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब तकरीबन अपनी हर स्पीच के अंदर पाकिस्तान से लूटे हुए पैसे वापस लाने का दावा करते रहे हैं। इस मामले पर हमने देखा कि इमरान खान साहब ने मुराद सईद साहब की 2000 तकरीर का रिकॉर्ड भरा पड़ा है। रिकॉर्ड पर है ये सब तकरीर। बैरून मुल्क से लूटी हुई दौलत को वापस लाने का सुनकर
दिल बहुत खुश होता है कि एक उम्मीद बनती है, मगर ये कहने में जितना आसान लग रहा है, करने में ये उतना ही मुश्किल लग रहा है। तहरीक इंसाफ की तरफ से सबसे पहले बरतानिया का रुख करने की ठानी गई है। क्या ये उतना ही आसान काम है जितना ये कहा जा रहा है? कवानीन और ज़वाबित क्या कहते हैं? सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि ये कैसे साबित किया जाएगा कि किसने कब, किस तरह और कौन सी दौलत लूटी है मुल्क के खजाने से। फिर दूसरा ये कि अगर पता चल भी जाए तो ये कैसे मालूम होगा कि इस दौलत का इसराफ कहां हुआ है, यानी इस दौलत से क्या कुछ बनाया गया है, प्रॉपर्टीज बनाई गई हैं, नकद रकम मौजूद है, क्या हुआ इससे। ये दोनों प्रोसीजर्स खासे लंबे और मुश्किल तरीन है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी इसके लिए। फिर सवाल ये भी है कि इसकी शनाख्त कैसे होगी। सबसे पहला तो सवाल ये। दूसरा ये कि जब शनाख्त हो जाएगी तो इस दौलत को वापस लाने का, अगर वो बैरून मुल्क हैं तो उसको वापस लाने का जो प्रोसीजर होगा वो क्या होगा। क्या यूरोपीय ममालिक खुसूसन बरतानिया में इसका प्रोसीजर क्या होगा, क्या ये रकम वापस आ सकेगी। ये सवाल बहुत अहम है। कितना आसान ये लग रहा है कि वतन वापस लेकर आएंगे। मुराद सईद साहब कहते थे कि वो हलफ लेंगे और उससे अगले दिन वो 800 अरब लेकर आएंगे पाकिस्तान और IMF के मुंह पर दे मारेंगे। ये इतना आसान नहीं है। बात करते हैं, हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है माहिर कानून बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब और बरतानिया से हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर कानून बैरिस्टर राशिद असलम साहब। राशिद साहब, आपसे आपकी तरफ आने से पहले मैं जरा सलाहुद्दीन साहब से पहली ऑप्शन की तरफ आना चाहता हूँ। वैसे साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, कराची से डायरेक्टली आया हमारे लिए। ये बताइएगा कि जो पहला प्रोसीजर है जिसमें हमने आइडेंटिफाई करना है कि किसने कितनी रकम लूटी है और कहां कहां पड़ी है, ये प्रोसीजर कितना लेंथी है और इसके लिए क्या रिक्वायर्ड है? देखिए, अभी तो बिल्कुल ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पे है। जो पैसे भेजे गए हैं वो आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि किसने कितने पैसे कहाँ भेजे हैं। वो प्रोसेस एक बार शुरू होगा तो फिर वहाँ आप फिर उनकी जो फॉरेन कंट्रीज़ की जो पुलिस है और जो उनकी अथॉरिटीज़ हैं, फिर आपको उनसे रब्ता करना पड़ेगा ताकि और उनके कोर्ट्स में भी आपको ये साबित करना पड़ेगा कि ये लूटे हुए पैसे हैं, ये कोई जेन्युइन। कितना टाइम टेकिंग है? मैं तो समझता हूँ कि ये चीज़ सालों की बात है। यानी ये 5 साल का जो टेन्योर है इसमें पूरा हो सकता है? बिल्कुल 5 साल में तो पूरा हो सकता है, मगर जितने भी और मुल्कों ने किए हैं, इंडोनेशिया की मिसाल है, मलेशिया की अभी मिसाल है, जहाँ भी ये प्रोसेस शुरू, नाइजीरिया वगैरह इन अफ्रीकन ममालिक में भी ऐसे प्रोसेसेस हुए हैं, मगर जहाँ भी हुआ है तो कई साल लगे हैं वो पैसे वापस लाने में। और वहाँ के भी जो बैंकिंग सिस्टम्स हैं वो अक्सर वो खुद भी चाहते नहीं है वो पैसे वापस करना, तो इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। राइट। राशिद साहब, आपकी तरफ आ रहा हूँ। बैर साहब, ये कितना आसान है पाकिस्तान से लूटू ही रकम की निशानदही करके और वो बरतानिया पहुंचता है और वो बरतानिया से, मिसाल के तौर पर बरतानिया या यूरोपीय ममालिक में अगर वहां पर है तो उसके बाद उसको वापस लाना, ये कितना आसान या मुश्किल होगा? राइट, जिससे दोबारा राब्ता करें। लेकिन आप बैरिस्टर साहब, सलाहुद्दीन साहब, अगर ये निशानदेही हो भी जाए कि जी ये फलां जगह पर बरतानिया में, इटली में, फ्रांस में, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, आयरलैंड में पड़ा हुआ है, तो बरतानवी कवानीन या यूरोपीय कवानीन और वहां के जो जवाबित हैं क्या कहते हैं? वो रकम या दौलत या प्रॉपर्टी की मालियत पाकिस्तान वापस आ सकती है? मिसाल के तौर पर चले, दौलत के लिए तो बैंकिंग है, लेकिन जब प्रॉपर्टीज खरीदी गई हैं वो कैसे वापस आ सकती है? उसके लिए क्या प्रोसीजर हो सकता है? देखिए, आपको याद होगा कि बीच में प्रोसीडिंग्स हुई थी सरे में, जो महल था जी, उसको नीलाम का पाकिस्तान गवर्नमेंट ने दरख्वास्त भी दी थी कि ये हमारी प्रॉपर्टी है। उसके बाद गालिबन जरदारी साहब ने एफिडेविट डाला था कि नहीं, ये मेरी प्रॉपर्टी है। अब अगर ये साबित हो जाता है कि ये जो भी असासे हैं, दीज आर प्रोसीड्स ऑफ करप्शन, तो उसके बाद आप फिर दरख्वास्त कर सकते हैं कि ये पैसे वापस लौटाए जाएं। अगर आप ये प्रिलिमिनरी स्टेप नहीं प्रूव कर पाते तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा। दूसरी चीज़ मैं समझता हूँ, हमारे यहाँ जो नैब का कानून है वो बर्डन रिवर्स करता है कि अगर आप दिखा दें कि किसी शख्स के पास असासे हैं, कुछ असासे हैं, तो फिर बर्डन उस पे होता है कि वो प्रूव करे कि ये मैंने लेजिटिमेट तरीके से अपनी कमाई से ये असासे बनाए हैं।
मगर और ममालिक में, ज़्यादातर ममालिक में बर्डन प्रोसिक्यूशन पे होता है और अक्यूज़ पे नहीं होता। तो वहाँ आपको साबित करना पड़ता है कि नहीं, ये पैसे जो हैं, ये जो असासे हैं, ये किसी करप्शन के थ्रू ही आए हैं। तो वो ज़्यादा मुश्किल मरता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ बाहर से पैसे लाना टाइम कंज्यूमिंग काम है। राइट। अगर हमारा राब्ता बैरिस्टर साहब से, राशिद साहब से हो सके तो हम उनसे ज़रा बात कर सके कि असल में जितना टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन क्या ये टाइम कंज्यूमिंग का मतलब ये है कि वो जो पैसा वहाँ पर पड़ा हुआ है, वहाँ के मुल्कों के जो कवानीन हैं वो इजाज़त नहीं देते हैं, या हमारी कोई इस बारे में कोई ट्रीटी नहीं है, या हमारे उनके साथ कोई SOPs तय नहीं है जिसकी वजह से ऐसा होगा, लेट होगा? बैरिस्टर राशिद साहब से हमारा राब्ता नहीं हुआ। सलाउद्दीन साहब, आप ही से ये सवाल रख लेता हूँ कि ये क्या ये वजूहात है जिसकी वजह से टाइम टेकिंग होगा? देखिए, डिफरेंट मुल्कों में ये प्रोसेस, स्विट्ज़रलैंड वाली भी बात है, स्विट्ज़रलैंड में भी, और स्विट्ज़रलैंड ने कई मुल्कों में पैसे वापस किए भी हैं। तो सिस्टम्स मौजूद हैं, मगर ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो बड़ा ज़रूरी है कि वो थरो हो, और जो उनके स्टैंडर्ड्स और बर्डन ऑफ प्रूफ हैं वो उन पे पूरा उतरे। क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में तो हमने अपना जो एंटी करप्शन का लॉ है वो इतना सख्त बनाया है कि काफ़ी आसान होता है नैब के लिए कन्विक्शन विन करना, मगर और ममालिक में इतनी जो लॉज हैं वो इतने प्रोसिक्यूशन के लिए फेवरेबल नहीं होते। तो उसमें आपको स्टैंडर्ड प्रूव करना पड़ेगा, बड़ा क्लियरली आपको करप्शन। ये बड़ा अच्छा सलाउद्दीन साहब ने पॉइंट रेज कर दिया। मैं आसान जरा हमारी आवाम के लिए समझना चाह रहा हूँ, यानी कि जो पूरा ट्रेल ऑफ प्रूफ होगा, अगर नैब या FIA या बाकी हमारी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं वो पूरा कर लेती हैं, और वो मिसाल के तौर पर अगर लंदन में कोई रकम पड़ी हुई है या दौलत पड़ी हुई है, वहां लेकर उनके पास जाती हैं, तो वो उसको एक्सेप्ट करेंगी या अपने तरीके से नया एक प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगी? मैं तो समझता हूं कि वो अपनी जो लॉज हैं वो उस हिसाब से वो फिर रिक्वेस्ट को एंटरटेन करेंगे, क्योंकि जिस शख्स के पास भी कोई प्रॉपर्टी है इंग्लैंड में या जहां मर्जी, तो वो डेफिनेटली अगर जब पाकिस्तान गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करेगी कि ये प्रॉपर्टी को बेचा जाए या हमारे पास इसके प्रोसीड्स वापस किए जाएं, तो वो नेचुरली उस मुल्क के जो लीगल प्रोसेसेस हैं, अदालतें हैं, वो वहाँ दौड़ेंगे। इसको 5-6 महीने का टाइम दिया जा सकता है सलाउद्दीन साहब? ये अभी कहना बगैर कोई मटेरियल सामने आए हुए, ये कहना अभी कबल वक्त होगा कि कितना मजीद टाइम दरकार है। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब, बैरिस्टर राशिद असलम साहब, उनसे रब्ता नहीं हो सका, सवाल बाकी था। बहुत बहुत शुक्रिया। एक वक्त खत्म हो रहा है, एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद जरा खैबर पख्तूनख्वा का रुख करते हैं। आज 11 रुकनी काबीना ने इसका हलफ उठाया है। कितनी जानदार है ये काबीना, एक ब्रेक के बाद बात करते हैं, जरा जायजा लेते हैं कि जो शामिल हैं प्रोफाइल उनकी क्या है और कितनी मजबूत है वो अपनी वजारतों के लिए। खैबर पख्तूनख्वा की 11 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया है, और हलफ उठाने वालों में आतिफ खान शामिल हैं, शहराम तरकई हैं, पुराने वजीर हैं, तैमूर सलीम झगड़ा हैं, नए हैं, मोहम्मद इश्तियाक करमड़ हैं, कलंदर लोधी हैं, शकील खान है, मुहिबुल्लाह है, सुल्तान खान है, हशाम इनामुल्लाह है, ये नए हैं, अकबर अयूब शामिल हैं। आतिफ खान सीनियर वजीर होंगे और उनके पास सियाहत का कलमदान होगा। शहराम तरकई को बल्दियात का कलमदान दिया गया है, इश्तियाक करमड़ को जंगलात, कलंदर लोधी को महकमा खुराक, शकील अहमद खान को रेवेन्यू, बड़ा मुश्किल डिपार्टमेंट है, मुहिबुल्लाह खान को ज़राअत और डॉक्टर अमजद अली को मादनियात का कलमदान तफवीज़ किया गया है। सुल्तान मोहम्मद को कानून, ये भी बड़ा मुश्किल कलमदान है। हशाम इनाम उल्लाह को जो शहराम तरकई थी उनकी जगह इनको सेहत के अब वजीर बनाया गया है। लेकिन जो एजुकेशन और चूँकि हेल्थ दोनों बहुत अहम वजारतें हैं खैबर पख्तूनख्वा के लिए, तो इन दोनों के लिए अभी सिर्फ सेहत के लिए यानी कि वजीर सेहत का ऐलान हुआ है, लेकिन अभी वजीर तालीम का ऐलान नहीं हुआ है। अकबर अयूब को उनका कलमदान बाद में सौंपा जाएगा, और महकमा तालीम और आला तालीम और इसके अलावा इत्तलात जो है, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री जो है, इस समेत कई अहम महकमे फिल वक्त किसी को अलॉट नहीं किए गए हैं। लेकिन कामरान बंगश वजीर आला के मामले खुसूसी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होंगे। ये जो काबीना 11 रुकनी है उन्होंने हलफ उठाया है।
हम सवाल ये उठाने जा रहे हैं कि क्या प्लानिंग क्या है खैबर पख्तूनख्वा में काबीना में इन अफराद की फॉर्मेशन की, और सबसे मुश्किल वजारत कौन सी है और इसके वजीर के लिए टास्क को निभाना कितना मुश्किल होगा। इसके लिए बात करते हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार से रहीमुल्लाह यूसुफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रहीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, हमेशा रहनुमाई फरमाते हैं, ये कहेगा कि नई काबीना ने अलर्ट तो ले लिया है, चंद अफराद पुराने बकिया पिछली काबीना से मुख्तलिफ है, क्या वजह है इसकी? क्या प्लानिंग है खैबर पख्तूनख्वा में काबीना की, इस काबीना की इन अफराद के साथ फॉर्मेशन की? देखिए, पहली बात तो यह है कि 2 बार ऐलान हुआ काबीना के हल्फ लेने का, वो नहीं हो सका, और आज बिल आखिर तीसरी बार हल्फ ले लिया गया है। इसका मतलब यह है कि काफ़ी पेचीदगियाँ थी, इख्तलाफात थे। और अब देखें कि महमूद ख़ान का बतौर वज़ीर आला सबसे पहले ऐलान हुआ था पूरे पाकिस्तान में, बाद में सिंध और पंजाब और बलूचिस्तान के वज़ीर आला का ऐलान हुआ, वहाँ पे काबीना बन गई, यहाँ पर सबसे आखिर में काबीना ने हल्फ लिया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मुश्किलात थी। अब ये है, मेरे ख़्याल में एक हद तक मुश्किलात पर काबू पा लिया गया है, लेकिन अब भी जो 11 वज़रान ने हल्फ लिया है, इनमें जो एक वज़ीर का पहले ऐलान हुआ था कामरान बंगश, उन्होंने आज हल्फ नहीं लिया। तो अब लग ये रहा है कि शायद वो मुकम्मल वज़ीर नहीं होंगे, शायद वो स्पेशल असिस्टेंट होंगे वज़ीर आला के लिए, क्योंकि वो बड़े ही यंग हैं, यानी सबसे जो कम उम्र अरकान उनमें शामिल हैं। पहली बार वो असम्बली के रुकन मुंतखब हुए हैं। मेरे ख़्याल में उनके ऊपर भी पुराने लोगों ने एतराज़ किया था। ठीक है, तो ये इस तरह के मुतालबात थे। अब ये है कि जो काबीना बनाई गई है, इसमें जिस तरह आपने कहा पुराने लोग भी हैं, कुछ नए लोग हैं जी, लेकिन अगर कामरान बंगश नए हैं, उनको वज़ीर नहीं बनाया जा रहा, तो और तो नए लोग जो पहली बार मुंतखब हुए हैं, जिस तरह यहाँ पे तैमूर सलीम झगड़ा हैं, वो पहली बार मुंतखब हुए, उनको वज़ीर ख़जाना का अहम ओहदा दिया गया है। हिशाम, डॉक्टर हिशाम हैं लकी मरवत से, पहली बार मुंतखब हुए, उनको वज़ीर सेहत बनाया गया। तो मेरे ख़्याल में उन्होंने ये जो कोशिश थी कि कुछ काबिल लोग हों, यंग भी हों, ओल्ड भी हों, फिर ये है कि जो शोबे उनको दिए गए उसमें वो काम कर सकें। तो ये जो इंतखाब हुआ है, मेरे ख़्याल में इसमें काफ़ी सोच विचार भी हुई है, लेकिन अभी भी काफ़ी लोग नाराज़ हैं। कुछ अज़ला की इलाक़ों की नुमाइंदगी नहीं हो सकी, और मेरे ख़्याल में इनको मज़ीद वज़रा लेने पड़ेंगे। अभी काफ़ी इनके पास पोर्टफोलियो मौजूद हैं, तो वो भी किसी को दिए जाएंगे। तो ये कोशिश करेंगे कि मज़ीद लोगों को राज़ी करें, उनको काबीना में शामिल करें। तो रहीम साहब, सबसे मुश्किल वजारत कौन सी होगी और इसके होंगे, उसके लिए टास्क को निभाना कितना मुश्किल होगा? देखें ना, जिस तरह इमरान ख़ान का और तहरीक इंसाफ का वादा है कि वो तालीमी इस्लाहात करेंगे, सेहत की सहूलियात में इजाफ़ा करेंगे, और पहले भी खैबर पख्तूनख्वा में इन 2 शोबों में काफ़ी काम हुआ है और मज़ीद काफ़ी गुंजाइश है। तो ये काफ़ी अहम वजारतें हैं। तालीम के शोबे में तो सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो काम करते हैं, नौकरियाँ बहुत ज़्यादा हैं, और पूरे सूबे का निज़ाम है। तो ये बड़ी अहम वजारत है, इसको फ़िलहाल खाली रखा गया है। मेरे ख़्याल में मोहम्मद आतिफ़ ख़ान से कहा जा रहा है कि वो फिर से तालीम का महकमा ले लें। फ़िलहाल तो उन्होंने अपनी ख्वाहिश के ऊपर सियाहत और स्पोर्ट्स, कल्चर, टूरिज़म उसको लिया है, वो उनकी अपनी ख्वाहिश थी। वो चाहते हैं कि इस शोबे में काम करें, लेकिन मेरे ख़्याल में बिल आखिर, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर इमरान ख़ान ने मुझसे कहा तो मैं तालीम का शोबा फिर से ले लूँगा। इसके अलावा सेहत का जो शोबा है वो एक नए वज़ीर को, डॉक्टर हिशाम को दिया गया है। वैसे रहीम साहब, हिशाम इनामुल्लाह सेहत के वज़ीर है जैसे आप कह रहे हैं, रहीम साहब, उनकी प्रोफाइल क्या है, कितने फिट हैं वो इस शोबे के लिए? देखिए, मैंने इस तरह पहले कहा, डॉक्टर हिशाम इनामुल्लाह एक डॉक्टर हैं, लकी मरवत से मुंतखब हुए हैं, पहली बार MPA बने हैं और पहली बार ज़ाहिर है वज़ीर बने हैं। अब इनके बारे में कोई ज़्यादा मालूमात नहीं है कि इनका तजुर्बा कितना है और क्या ये अहम ज़िम्मेदारी ये निभा सकेंगे। मेरे ख़्याल में इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। सेहत का शोबा बहुत वसी है, और जो इस्लाहात इन्होंने पहले कोशिश की है उनको भी रीइंफोर्स करना है। तो पता नहीं इनको जो शोबा दिया गया ये ज़िम्मेदारी जो है वो संभाल सकेंगे
लेकिन इससे पहले भी पिछली हुकूमत में जो सेहत के वज़ीर थे शाहराम तरकई, वो कोई ज़्यादा कारकर्दगी नहीं दिखा सके। यानी वो इससे पहले डिस्ट्रिक्ट नाजिम रहे सवाबी के और काफ़ी उनका तजुर्बा है, MPA भी रहे, लेकिन उन्होंने भी रहीम साहब एक और सवाल, वजारत तालीम और इंफॉर्मेशन अभी नहीं दी गई है, इसकी क्या वजह सामने आई है? मेरे ख्याल में तालीम का तो शायद वही मसला है कि पार्टी की इमरान खान की ख्वाहिश है कि मोहम्मद आतिफ खान इसको संभाले, ठीक है, और उनका तजुर्बा भी है, और बिल आखिर लगता ये है कि वो ही तालीम के वज़ीर होंगे। इसके अलावा वो जो है वो सेहत और स्पोर्ट्स और कल्चर में भी काम करेंगे। और इंफॉर्मेशन का जो है अभी ये भी कहा जा रहा है कि ज़िमनी इंतखाबात हो जाएं तो फिर शायद कुछ नए वज़रा लिए जाएंगे, उसमें शायद कोई ऐसे लोग हों जो अहम, जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनके रिश्तेदार हों या वो वाकई काबिल हों, तो अभी उसका ऐलान नहीं हुआ। और ये मेरे ख़्याल में जो इसमें 11 वज़ीर लिए गए और अभी काफ़ी इसमें ये वैकेंसीज़ हैं, तो ये मेरे ख़्याल में उनको उन लोगों के लिए रखा जा रहा है जो ज़िमनी इंतखाबात में मुंतखब होकर आएंगे। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ ज़ई साहब। एक ब्रेक लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद बात करते हैं आखिरी आराम गाहों की, जज्बात से भरी अमाज गाहों की। कब्रिस्तानों को इंसानों की आखिरी आराम गाह कहा जाता है, बल्कि यूं कहिए कि कब्रिस्तानों को मुसलमानों की आखिरी आराम गाहें कहा जाता है। हमारा ईमान है कि हम सब ने किसी न किसी दिन इन कब्रिस्तानों का हिस्सा बनना है। हमारे कई अपने इन्हीं कब्रों में पड़े हैं। ये मिट्टी के ढेर नहीं होते हैं, ये हमारे जज्बात, हमारे एहसासात का ढेर होते हैं। हम जब भी कब्रिस्तान में दाखिल होते हैं तो हमें वहाँ हमारे जज्बात उरूज पर चले जाते हैं, हमारे लहजे धीमे हो जाते हैं, दब जाते हैं। हमें एहसास होता है कि हमारे अपने, जिनमें दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन, बीवी चचा बहन भाई, ये हमारे अपने यहाँ दफन है, ये उनकी आखिरी निशानियाँ हैं। लेकिन जब हम वहाँ दाखिल हों और वहाँ आपको और मुझे गुजरने का रास्ता ही ना मिले, आपके सामने आवारा जानवर हमारे प्यारों की कब्रों पर खड़े हों, और जब आप कब्रिस्तान में दाखिल हों और जगह जगह गंदगी के ढेर हों, जब आप अपने किसी प्यारे की कब्र पर खड़े हों और आपके इर्द गिर्द, इस कब्र के इर्द गिर्द गंदगी का ढेर लगा हो, पानी के जौहड़ बने हों, तो क्या हो? हम सफाई के लिए किसी को ढूंढे तो वहां पर कोई मौजूद ना हो। आपके हाथ में कब्र पर रखने के लिए जज्बात से भरे हुए, एहसासात से भरे हुए फूल हों, और आप इस कब्र पर आप पाशी करना चाहें तो वहां पानी भी मौजूद ना हो, तो क्या हो? ये कुछ तखय्युलाती कहानी नहीं है, बल्कि ये होता है, इस मुल्क के कब्रिस्तानों में होता है, आपके साथ, मेरे साथ होता है। मुल्क के हजारों कब्रिस्तानों का ये हाल है, मगर इंतजामिया ने कभी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया है। आज तक कब्रिस्तानों की सफाई नहीं हुई है। नए दरख्त लगाना तो दूर की बात है, जो पुराने दरख्त हैं वहां पर, उन तक का ख्याल नहीं रखा जाता है। हजारों कब्रिस्तान ऐसे हैं जहां पर लाइट मौजूद नहीं होती है, ना पानी दस्तयाब होता है। अगर खुदा न खास्ता रात के वक्त अंधेरे में किसी की तदफीन करना मजबूरी हो, तो अपनी मदद आपके तहत ही लाइट का इंतजाम करना पड़ता है, अपनी मदद आपके तहत ही पानी का इंतजाम करना पड़ता है। इंतजामिया इस पर ध्यान नहीं देती है। खुदारा इसकी तरफ तवज्जो दी जाए। अगर आपने देखना है तो बराए मेहरबानी आप दीगर मुमालिक के कब्रिस्तान देखिए, मुसलमानों के, क्रिश्चियंस के, बाकी दीगर के कब्रिस्तान देखिए। नीट एंड क्लीन, लश ग्रीन होते हैं। ये कब्रें नहीं होती हैं, ये मिट्टी के ढेर नहीं होते हैं, ये लाखों मुसलमानों के जज्बात होते हैं, लाखों इंसानों के जज्बात, एहसासात होते हैं, लाखों पाकिस्तानियों के जज्बात और एहसासात का महवर होते हैं। इसे साफ सुथरा बना दीजिए। देखिए दीगर मुमालिक के कब्रिस्तानों की सूरत हाल, वहां उन जगहों पर खास तवज्जो दी जाती है, कोई गंदगी नजर नहीं आती है, लश ग्रीन रखा जाता है। मैं पक्की कब्रें बनाने की बातें नहीं कर रहा हूं, मैं साफ सुथरे रास्ते बनाने की बात कर रहा हूं। हजारों कब्रिस्तान ऐसे जहां पर गुजरने का रास्ता ही मौजूद नहीं है, और अगर वहां पर बारिश हो जाए तो आप कब्रिस्तान में दाखिल नहीं हो सकते हैं। रात के वक्त आप कब्रिस्तान के करीब से नहीं गुजर सकते हैं। और छोड़िए, मुकम्मल रिकॉर्ड रखा जाता है। पाकिस्तान में हजारों कब्रें ऐसी हैं, हजारों कब्रिस्तान ऐसे हैं, हजारों आरामगाहें ऐसी हैं जिसका कोई रिकॉर्ड
मौजूद नहीं है। किस कब्र में किसका कौन सा अजीज मदफन है, कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। अगर 10-20 साल के बाद किसी बैरून मुल्क से कोई अगर वापस आकर अपने किसी प्यारे की कब्र के बारे में जानना चाहता है और अगर वो भूल गया है कि उसकी कौन सी स्पोर्ट थी, तो कुछ मालूम नहीं होता है। क्या ये रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए? क्या इसके बारे में जो मौजूदा बड़ी कॉलोनीज अब बन रही हैं वहां पर इस तरह का सिस्टम है, लेकिन जो पुराने कब्रिस्तान है, मोहल्लों के अंदर, गांव के अंदर कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है? क्या ये नहीं होना चाहिए? यहां पर आपके एहसासात जुड़े होते हैं। ख्याल करना होगा इंतज़ामिया को, क्योंकि इंतज़ामिया भी इंसानों की बनाई हुई है, मुसलमानों की बनाई हुई इंतज़ामिया है। इंतज़ामिया ने खुद भी इसी कब्रिस्तान का कभी ना कभी हिस्सा बनना है। अल्लाह करीम से दुआ है कि वह आपकी उम्र दराज करे, आपकी सेहत को तक़वियत दे, अपना गिरदो निवाह का बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।